नेक्स्ट क्वेश्चन, ATP इज़ ब्रोक डाउन टू ADP। ATP जब ADP में ब्रेक डाउन होता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उसके बाद डैश है, इज़ ब्रोकन डाउन टू रिलीज बोथ एनर्जी एंड फॉस्फेट टू अलाउ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ATP फ्रॉम ADP। तो ये भी थोड़ा सा ट्रिक कर दिया इन्होंने, बट वो बोल रहे हैं कि ATP जब ब्रेक डाउन होता है ADP में और एनर्जी रिलीज़ होता है, तो क्या है ऐसा जो कि ब्रोक डाउन होता है जिसके वजह से दोनों एनर्जी भी रिलीज़ होती है और ADP से वापस ATP भी बन जाता है। तो आई थिंक फॉस्फेट ऐसा है, जैसे कि ATP टूटता है तो एक फॉस्फेट ग्रुप अलग होता है जिसके वजह से ही एनर्जी रिलीज़ होती है। तो आई थिंक फॉस्फेट इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन से मोडालिटीज़ है जहाँ पे टिश्यू टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। तो एक कायरोथेरेपी में आपको पता है कि आइस का यूज़ करते हैं जहाँ टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है। थर्मोथेरेपी ऐसा है जहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। सो थर्मोथेरेपी इज़ द राइट आंसर। हॉफा मसाज जो है जिसके अंदर इफ्लोराज भी होता है, टैप्टोमेंट भी होता है, वाइब्रेशंस होते हैं और पेट्रीसेज भी होता है इसके अंदर। सो 54 ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बोला है कि कंप्रेशन, रेस्ट और एलिवेशन के बाद इमीडिएटली क्या अप्लाई करना है। तो आपको पता है राइस में क्या क्या होता है। उन्होंने राइस का रेस्ट दे दिया है, कंप्रेशन भी दे दिया है, एलिवेशन भी दे दिया है। तो आई से आइसिंग बच गया है, और आइसिंग मतलब होता है ठंडा वाला थेरेपी जिसको कि कायरोथेरेपी बोलते हैं। तो 54 का बी इज़ द राइट आंसर। ओके, कैटेकोलामाइन्स जो है वो हार्मोन्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक्चुअली हार्मोन्स होता है हमारे एड्रेनलिन ग्लैंड में, जिसके अंदर 2-3 हार्मोन्स होते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, जिनका काम होता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करना। बट यहाँ पे बात हो रही है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की, तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज भी रिस्पॉन्सिबल है कैटेकोलामाइन्स के लिए। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 56, फ़्लाइट पाथ, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने हवा में फेंका तो उसका जो फ़्लाइट पाथ होता है, वैसा ड्यूरेशन जब वो हवा में रहता है उसको फ़्लाइट पाथ बोलते हैं। उस समय पे क्या क्या चीज़ जो है उसको अफेक्ट करती है। एक तो ग्रेविटेशन पुल कितना लग रहा है, ये बात। दूसरा बात कि एयर में रेसिस्टेंस कितना है, ये 2 बात बोल दिया गया। और तीसरा बात पूछा गया तो प्रोजेक्टाइल वो क्या है, वो कितने प्रोजेक्टाइल से फेंका गया है। तो इसलिए ए इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पे। The probable reason being decline in the neuromuscular function। ओके, अगर न्यूरोमस्कुलर फंक्शन का डिक्लाइन होना विथ रिलेटेड टू एज, ये किस वजह से हो सकता है। तो अगर जब हम लोग का एज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर हमारे बॉडी का ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो भी बढ़ जाता है। तो इसके वजह से ही ए इज़ द करेक्ट आंसर। मसल मास का लॉस होना एज के वजह से, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सार्कोपीनिया। ओके, स्वीप शॉट मारा गया है जहाँ पे मोर फोर्स एंड मोर टाइम इज़ अप्लाइड, मतलब फोर्स भी ज़्यादा लगाया गया है और ज़्यादा समय के लिए लगाया गया है। तो इसको जहाँ पे भी फोर्स और टाइम की बात होती है उसको इम्पल्स बोलते हैं। और यहाँ पे इम्पल्स तो ऑप्शन नहीं है, बट फोर्स एंड टाइम यहाँ दिया हुआ है, फोर्स इंटू टाइम इज़ इम्पल्स, इसलिए फोर्स और टाइम इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अब यहाँ पे पूछा गया है कि इंडोमाइज़म के जस्ट नीचे कौन सा फाइबर है, ठीक है, जो कि मसल सेल को कवर करता है। तो ये होगा सार्कोलेमा। सार्कोलेमा इज़ द राइट आंसर। ओके, अभी स्ट्राइकिंग एक्टिविटी है, तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसके वजह से सबसे ज़्यादा फोर्स अप्लाइड होगा। तो फाइनल मोमेंटम या फिर एवरेज वेलोसिटी, ये दोनों में से कोई करेक्ट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट इज़ लेग स्ट्राइड जो है वॉकिंग में, उसके 3 फेजेस पूछा गया। पहला प्रोपल्सन फेज़ दे दिया गया है, दूसरा कैच एंड सपोर्ट फेज़ है तीसरा, और सेकंड फेज़ पूछा गया है। तो आई थिंक आइदर मिड स्टांस और आइदर स्विंग, इन दोनों में से कोई एक करेक्ट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट पूछा गया है लेटरल आर्म रेज और साइड बेंडिंग है, मतलब साइडवर्ड मूवमेंट है। तो प्लेन तो दे दिया गया है, यहाँ पे फ्रंटल प्लेन है। तो आपको पता है अगर फ्रंटल प्लेन है तो सैजिटल एक्सेस होगा, तो ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद स्ट्रैटेजी यूज फॉर बोथ प्लेयर एमेच्योर एज वेल एज प्रोफेशनल।
अभी ये क्वेश्चन आई थिंक स्किल रिलेटेड है या फिर साइकोलॉजी से पूछा गया है, आई डोंट नो, बट आई थिंक either A and B could be the answer. I'm not that sure, but AB is could be the probable answer. इड ईगो सुपर ईगो, ये थ्योरी किसने दिया था? तो ये थ्योरी दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने, फादर ऑफ साइको एनालिटिकल। तो ये तो इड ईगो सुपर ईगो इज सिगमंड फ्रॉइड। इन्वर्टेड यू थ्योरी, इन्वर्टेड यू थ्योरी ये किसने दिया था? ये दिया था यक्सन एंड डॉटसन ने। ये दो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दिया था, जिसमें कि बताया गया था कि हाई अराउजल होता है तो हाई परफॉर्मेंस होता है, और ऑप्टिमम अराउजल पे ऑप्टिमम परफॉर्मेंस होता है। अगर अराउजल कम हो जाए तो परफॉर्मेंस डिप हो जाता है। साइकोलॉजी का एक क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा यक्सन एंड डॉटसन लॉ। ओके, विच इज़ नॉट द एस्पिरेशनल डोमेन ऑफ मोटिवेशन? तो एस्पिरेशन मोटिवेशन है और एस्पिरेशन भी है, मतलब किसी चीज़ को चाहने का एस्पायर कर रहे हैं हम लोग, एक्सपिरेशन। तो सक्सेस ये तो एक एस्पिरेशन है। रिकॉग्नाइजेशन मतलब आपको रिकॉग्नाइजेशन मिले, ये भी एक एस्पिरेशन है। पर्पस इज़ ऑल्सो ए डोमेन ऑफ मोटिवेशन, बट अर्ज जो है, अर्ज कुड बी द राइट आंसर हियर। द इनकम इन्फॉर्मेशन फर्स्ट इंटर्ड इन, इनकमिंग इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आता है हमारे सेंसरी मेमोरी में, सेंस करते हैं तभी तो इन्फॉर्मेशन आएगा। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस जिसके वजह से हम लोग चीज़ों को भूल जाते हैं, टाइम के वजह से, काफ़ी दिनों से की बात थी या फिर उसको यूज़ नहीं कर रहे उस इन्फॉर्मेशन को, तो इसको हम लोग डिके बोलते हैं। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये किस टाइप का हाइपोथेसिस है जहाँ पे दो वेरिएबल का रिलेशन बताते हैं? तो आपने ये पढ़ा होगा, तो इसको अगर हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन हाइपोथेसिस, जहाँ पे कोरिलेट किया जाता है कि ये वाला फैक्टर इस वाले फैक्टर से सिग्निफिकेंस है कि नहीं इसका। जैसे कि इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम और एथलीट के बीच का जो दो वेरिएबल है उसका रिलेशन बताता है कोरिलेशन हाइपोथेसिस। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदर टंग के बेस पे अगर हम लोग सैंपल को उठा रहे हैं तो वो किस ढंग का सैंपल है, पॉपुलेशन है? तो क्योंकि मदर टंग है तो एक क्वालिटी है ये, लैंग्वेज इज़ ए क्वालिटी, तो यहाँ पे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबी प्रोग्राम के लिए रिसर्चर ने 93 पीपल्स को लिया है, तो डेटा को कैसे एनालाइज करेंगे अगर सारे ने आंसर एक ही लिया है? तो ची स्क्वायर इज़ द आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोड इज़ द मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड द स्कोर इन द डिस्ट्रीब्यूशन दैट अकर विद द ग्रेटर फ्रीक्वेंसी इज़ कॉल्ड मोड। तो सेकेंड रीजन इज़ द राइट है, आई थिंक ए इज़ द करेक्ट आंसर, आइदर ए या फिर डी भी हो सकता है कि अगर ए फॉल्स हो, बट आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन डिक्रीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ सैम्पल साइज। सेकेंड स्टेटमेंट दिया है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल, ये बात सही है। स्टैटिक इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ population, I think this is only D is the correct answer, only 2 is true. Next question, F test, measuring central tendency, test of correlation, measuring variability. ओके, तो ये आपको पता है कि सेंट्रल टेंडेंसी के लिए मीन, मीडियन और मोड होता है, तो यहाँ पे मीडियन तो दिया हुआ है, तो बी का 4 चेक करेंगे, एक ही जगह पे है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू प्रिडिक्ट इज थ्रू रिग्रेशन इक्वेशन, एक्यूरेसी ऑफ प्रिडिक्शन, रेस्ट मैग्नीट्यूड। आई थिंक दिस बिलोंग्स टू आंसर ए एंड आर इज़ ट्रू, बट ए जो है वो रीज़न नहीं है करेक्ट, आई थिंक ए इज़ द आंसर। ओके, टू असेस अग्रेशन का असेस करना अंडर 19 प्लेयर्स के लिए, ठीक है, तो कौन सा सैम्पल यूज़ करेंगे हम? तो अंडर 19 प्लेयर्स है
तो उनको सब डिवीज़न में बांटा गया, अंडर 17, अंडर 19 ऐसा करके, तो उनको एक स्ट्रैटा में सब ग्रुप में बांटा गया, इसलिए सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पायलट स्टडी? पायलट स्टडी क्यों करते हैं हम लोग? जब मेन रिसर्च करने से पहले जो एक छोटा सा रिसर्च करते हैं जहाँ पे सब कुछ चेक किया जाता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट सही से काम कर रहा है कि नहीं, ऑब्जेक्टिविटी सही है कि नहीं, हमारा मेथड सही है कि नहीं, तो ये बी, टू टेस्ट रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, द राइट आंसर। ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ आर मोस्ट यूज़फुल। ऑब्जर्वेशन हम लोग कब करते हैं? तो ऑब्जर्वेशन करने के लिए आपको इंसाइट मिलता है ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन एक क्वालिटेटिव डेटा है, ठीक है, जहाँ पे आप क्वालिटी चेक करते हैं, तो उसके लिए कोई एक फिक्स्ड नॉर्म्स नहीं होता और उसको आप नेचुरल सेटिंग में चेक करते हो, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग टारगेट द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल एट्रीब्यूट। तो कौन कौन सा स्पेशल एट्रीब्यूट है उसको चेक करते हैं। मल्टीलेटरल फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट एंड स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिजिकल डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग प्रोसेस का ये टारगेट होता है, राइट। टेक्निकल ट्रेनिंग और टैक्टिकल ट्रेनिंग भी सिखाया जाता है ट्रेनिंग में। साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक और हेल्थ मेंटेन कैसे करना है ये भी बताया जाता है ट्रेनिंग में, और इंजरी को कैसे हम लोग रेसिस्ट करते हैं, और थ्योरी नॉलेज भी बताया जाता है। तो चारों आंसर सही है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग फॉर स्पोर्ट्स रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन दैट आर स्पेसिफिक टू। ट्रेनिंग की वजह से क्या क्या फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन होते हैं? तो देखो आप, ये एक्टिविटीज़ मूवमेंट पैटर्न, राइट, मूवमेंट पैटर्न को हम लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं। मेटाबॉलिक डिमांड भी है, ये भी एडेप्टेशन में मेटाबॉलिक डिमांड भी हम लोग को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, इसको भी। फोर्थ जनरेशन पैटर्न भी करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन टाइप भी करते हैं, तो थिंक सी इज़ द करेक्ट आंसर। चारों ऑप्शन सही है। स्पेशलाइज ट्रेनिंग विल बी डोमिनेटेड बाय डैश दैट विल लीड टू फास्टर रेट ऑफ एडेप्टेशन। ओके, स्पेशलाइज ट्रेनिंग में आप ड्रिल्स और टेक्निक्स, आई थिंक ये सही साउंड कर रहा है, तो 82 का ए इज़ द करेक्ट आंसर। टेक्निक इज़ डेवलप्ड बेस्ड ऑन द एथलीट। टेक्निक जो है एथलीट के किस एबिलिटी पे डिपेंड करती है, तो एथलीट की एबिलिटी इज़ सही आंसर। फिजियोलॉजिकल एंड मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी हो सकता है कि एक एथलीट का फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि टेक्निक कितना डेवलप होगा। सोशल एंड इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, आई थिंक ये रिलेटेड नहीं है टेक्निक को सीखने के लिए, कि आप किस सोशल बैकग्राउंड से आ रहे हैं या फिर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ये सही साउंड कर रहा है, तो ए बी डी इज़ द करेक्ट आंसर। ए, आई थिंक ए इज़ द करेक्ट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, बेसिक ऑफ एनी सक्सेसफुल टैक्टिकल प्लान। अगर हम लोग टैक्टिकल प्लान को ये यूज़ करते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो रिगार्डलेस ऑफ स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ अ हाई लेवल ऑफ, आई थिंक टेक्निकल प्रोफिशिएंसी इज़ द करेक्ट आंसर। और स्ट्रेटजी और इसके बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, बट ए इज़ करेक्ट आंसर आई थिंक। द ट्रेनिंग वॉल्यूम वेरीज अकॉर्डिंग टू। ट्रेनिंग वॉल्यूम जो है वो कैसे कैसे वेरी करता है, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? तो ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करेगा, ये बात सही है। एथलीट का नीड क्या है इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपको उसको किस वॉल्यूम पे भगाना है, किस वॉल्यूम पे ट्रेनिंग करवाना है, तो ये भी बात सही है। एथलीट का डेवलपमेंट क्या है, ये भी बात सही है। और किस फेज़ में आप चल रहे हैं एनुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो ये चारों बात सही है, तो ए बी सी डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज डैश इज एसोसिएटेड विथ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल साइन ऑफ माल एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का ठीक उल्टा होता है मैल एडेप्टेशन, जैसे न्यूट्रिशन का उल्टा होता है माल न्यूट्रिशन, मतलब कि न्यूट्रिशन की कमी से। तो एडेप्टेशन की कमी की वजह से क्या क्या हो सकता है, किस चीज़ की वजह से हो सकता है? तो ओवर ट्रेनिंग करते हैं हम लोग, तो फिर यह एडेप्टेशन नहीं होता है फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। 86 का डी। एंड 87 में बोला गया है कि ऐसा कौन सा ड्यूरेशन होता है जहाँ पे वर्क हाई होता है और इंटेंसिटी लो होता है, और उल्टा दूसरा कि जहाँ पे इसका ठीक उल्टा है, इंटेंसिटी हाई होता है और क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो लो होता है। तो आई थिंक कॉम्पिटिटिव एंड प्रिपरेटरी इज़ द राइट आंसर। अब डैश इज़ ए इम्पॉर्टेंट टूल टू मैनेज फटीग,
एक्यूमुलेट इन रिस्पॉन्स टू फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सोशल स्ट्रेस। ओके, तो ऐसा कौन सा टेक्निक है जहाँ पे आप टूर्नामेंट खेलते हैं तो आप अपने फटीक को मैनेज करते हैं, मतलब कि आपको थ्रू आउट द ईयर टूर्नामेंट है तो आप एक इंटेंसिटी से ट्रेनिंग तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए प्लान करना होता है, उसी प्लान को तो पीरियडाइजेशन बोलते हैं। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अभी एजिलिटी का ऐसा कौन सा कंटेंट है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग होता है, स्कैनिंग करते हैं, आप एंटिसिपेट करते हैं, चीज़ों को तुरंत से परखते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्शन ऐसा होता है जहाँ पे आप बाहरी स्टिमुलस को के एवज में आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो रिएक्शन इज़ द करेक्ट आंसर। 90 ओके, जब ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम लोग रिड्यूस करते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को ही टेपरिंग बोलते हैं। तो टेपर इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस। ये मे बी ट्रेनिंग प्रोसेस का क्वालिटी मेसोसाइकिल या फिर माइक्रोसाइकिल, इन दोनों में से कोई एक करेक्ट आंसर हो सकता है। ओके, ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ स्किल्स है जिससे कि, हाँ, यहाँ पे कीवर्ड्स है हमारा डी एसेलरेशन, चेंज ऑफ डायरेक्शन एंड री एसेलरेशन, मतलब कि रुकना, तुरंत डायरेक्शन चेंज करना। तो ये आपको पता है, ये एबिलिटी को हम लोग एजिलिटी बोलते हैं। 93 स्कोरिंग स्केल है जहाँ पे स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को असेस करते हैं विथ अ स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क। तो स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क रेटिंग स्केल में होता है, जहाँ पे हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे डिफरेंट टास्क होते हैं और उसको हम लोग को रेट किया जाता है, जैसे कि हमारे लेसन प्रोग्राम में भी होता है। तो रेटिंग स्केल इज़ द करेक्ट आंसर। 94 मास टेस्टिंग मेथड किस में यूज़ करते हैं? तो ये तो बहुत कॉमन है कि बेंड नी सिटअप्स को हम लोग एक साथ करा सकते हैं, एक एक कराने की ज़रूरत नहीं है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, स्टेप टेस्ट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? तो ये अगर आप कॉमन सेंस लगाए तो स्टीडियोमीटर तो नहीं होगा, ये हाइट नापने के लिए होता है और स्टेप टेस्ट में हाइट का कोई रिलेवेंस नहीं है। स्किन फोल्ड कैलिपर भी फैट के लिए होता है, इसका भी कोई रिलेवेंस नहीं है। और एंट्रोपोमीटर भी आपके लिम लेंथ को नापने के लिए और उनके लिए होता है, तो इसका भी स्टेप टेस्ट से कोई लेना नहीं है। मेट्रोनॉम्स अगर आपको पता ना भी हो तो भी मेट्रोनॉम्स इज़ द राइट आंसर, जो कि एक डिवाइस होता है जो कि साउंड को, मतलब एक करेक्ट टाइमिंग पे वो बीप होता है, उसको मेट्रोनॉम्स बोलते हैं। आफर्ड जो बास्केटबॉल टेस्ट है, इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं है? तो फॉरवर्ड पास जो है ये इंक्लूड नहीं है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये चेक करते हैं हम लोग। नॉर्म्स शुड बी करेक्ट एंड अपडेटेड, ये तो सही है। नॉर्म्स जो है पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी बात सही है। नॉर्म्स टेबल प्रोवाइड मीन्स टू कंपेयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, तो ठीक है, नॉर्म्स भी कंपेयर करता है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को विद अ लार्ज परफॉर्मेंस, ये भी सही है। नॉर्म्स आर नेचुरली अकरिंग एंड नॉर्मल वैल्यू एंड नॉर्म्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड, नॉर्म्स को मॉडिफाइड नहीं कर सकते, तो ये बात गलत है। नॉर्म्स को मॉडिफाई किया जा सकता है। अलग अलग टाइम पे नॉर्म्स चेंज होते हैं, जैसे कि हमारे एग्ज़ाम्स में भी अगर पिछले साल का नॉर्म था कि 55% पे सिलेक्शन है, तो इस साल ज़रूरी नहीं है कि वो 55% पे ही हो। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इजी है। मस्कुलर स्ट्रेंथ को किससे नापते हैं? तो 1 रेपिटेशन मैक्स से। तो ए का 3 कहाँ है? यहाँ पे ए का 3, तो ईज़िली ये बी हो जाएगा। अगर बाकी भी हम चेक करें तो एजिलिटी जो है जिगजैग टेस्ट है, राइट, बॉडी कॉम्पोजिशन स्किल फोल्ड टेस्ट है, ओके, और बैलेंस जो है वो बास्टिक टेस्ट है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच सोमेटोटाइप जो है वो फैट को एक्यूमुलेट करता है जल्दी? तो आपको पता है फैट इंडोमॉर्फ जो होते हैं वो फैटी होते हैं। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ आइटम एनालिसिस इन नॉलेज टेस्ट? तो आई थिंक इसका रिस्पॉन्स क्वालिटी इज़ द आंसर, और आई थिंक आइटम कम, ये बी एंड सी में आई थिंक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, सो विल गो विद बी एंड सी। सो फाइनली हमारा एमएच सेट पेपर 2 का एक जेनरिक एनालिसिस हो गया है और हमें एक प्रिडिक्टिव आंसर की मिल गया है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विथ बहुत सारे नए वीडियो आने वाले हैं हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे। सो थैंक यू।